जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे। ये संविधान सभा का अगला वीडियो है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में बहुत सारी बातें कर ली है। संविधान सभा में संविधान लिखने के लिए कुल 6 अधिवेशन बुलाए गए हैं, जिनमें से हम लोगों ने 2 अधिवेशन पे चर्चा कर लिया था। सबसे पहले थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूँ कि संविधान सभा होता क्या है। संविधान लिखने के लिए, भारत के संविधान को लिखने के लिए जो सभा बनाई गई थी उसे ही संविधान सभा कहा जाता है। ये हमने चर्चा कर लिया था। आइए पहले और दूसरे अधिवेशन के चर्चा के बाद तीसरे अधिवेशन पे बात करते हैं। तीसरा अधिवेशन संविधान सभा का 22 अप्रैल से लेकर 2 मई 1947 तक चला है। तीसरे अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं किए गए हैं, बस आपको सिर्फ इसका डेट याद रखना है। चलिए आगे और बात करते हैं चौथे अधिवेशन। आइए दोस्तों देखते हैं चौथे अधिवेशन में क्या हुआ है। चौथा अधिवेशन संविधान सभा का जो हुआ है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। बेहद ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन है ये जो चौथा अधिवेशन है। इसमें चौथा अधिवेशन एक तरफ भारतीय संविधान सभा का चल रहा है और दूसरी तरफ अंग्रेजों के द्वारा एक कानून पारित किया जा रहा है जिसका नाम है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस स्वतंत्रता अधिनियम का मतलब यहाँ कानून से होता है, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। इस समय हम गुलाम ही थे दोस्तों। ये जो पारित हुआ है ये 18 जुलाई 1947 को ये कानून जो है बनकर भारत में आया है, जिस कारण से हम लोगों ने इसे इस चौथे अधिवेशन के बीच में यहाँ पे रख रखा है, क्योंकि ये 14 जुलाई 1947 से अधिवेशन स्टार्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी बीच में ये 14 के बाद यहाँ 18 जुलाई आप देख रहे हैं, इसी बीच में भारत स्वतंत्रता अधिनियम बनकर आया है। आइए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। इस अधिनियम में यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। इन विशेषताओं के बारे में संविधान सभा को आप देख रहे हैं एक संप्रभु संपन्न सभा जो है बना दिया गया। संप्रभु का मतलब किसी भी बाह्य हस्तक्षेप से ये मुक्त होगा संविधान सभा, अर्थात संविधान सभा अपने इच्छा अनुसार भारत के लिए कोई भी संविधान लिख सकती है। ये पावर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से दे दिया गया। और इसकी दूसरी विशेषता जो है, संविधान सभा को अब 2 कार्य करने थे। पहले संविधान सभा केवल संविधान लिखने का कार्य कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे 2 कार्य हो गया। पहला कार्य, एक तो संविधान निर्माण का कार्य करेगी ही, दूसरा कार्य आप देख रहे हैं कि अब देश के लिए कानून बनाना भी संविधान सभा का कार्य भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से हो गया है दोस्तों। आगे जो विशेषता है, तीसरी विशेषता आप देखिए, संविधान सभा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये संविधान सभा जो है अब इसके सदस्यों की संख्या यहाँ कम होता हुआ आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ देखिए आप, संविधान सभा में 299 सदस्य ही बच गए हैं, और इन 299 सदस्य में से आप देखिएगा 229 सदस्य जो है ये ब्रिटिश भारत से होंगे संविधान सभा में, और 70 सदस्य देसी रियासत से होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पूरा भारत है इस पर प्रशासन 2 तरीके से चलाया जाता था। एक अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता था जिसे हम ब्रिटिश भारत या अंग्रेज भारत बोलते हैं, और दूसरा देसी रियासत यानी जहाँ पर राजाओं का शासन होता था, राजे रजवाड़ों का शासन होता था, उसे हम देसी रियासत के नाम से जानते हैं। तो अब ये संविधान सभा के सदस्यों की आखिर संख्या इतनी कम कैसे हो गई, जबकि 389 सदस्य संख्या जो है निर्धारित की गई थी। तो इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम में घटने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि मुस्लिम लीग के द्वारा यहाँ विद्रोह किए जा रहे हैं, विरोध किए जा रहे हैं, और संविधान सभा, एक पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई। इसी कारण भारत स्वतंत्रता अधिनियम में ये प्रावधान कर दिया गया कि पाकिस्तान के लिए भी अलग अब एक संविधान सभा का निर्माण होगा, जिस कारण से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, भारत के संविधान सदस्यों की संख्या घट गई है। चूँकि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है, जिसमें से एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान बना है, जिस कारण से सीटों की संख्या यहाँ, सदस्यों की संख्या यहाँ कम हो गई है। अगली विशेषता देखिए, आगे क्या विशेषता यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है।
सबसे बड़ी खास बात है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम से जो बदलाव हुए से हुए, लेकिन ये जो चौथा अधिवेशन है इसमें राष्ट्रीय ध्वज यानी अपने प्यारे तिरंगे को अपनाया गया है दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को। तो यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस अधिवेशन में या किस तारीख को, किस तिथि को भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को अपनाया गया था। अब ये चौथा अधिवेशन भी समाप्त हो गया। अब अगले अधिवेशन पे चलते हैं, पांचवें अधिवेशन में। चलिए, पांचवें अधिवेशन में भी एक चीज़, सिर्फ आपको एक बात पे ध्यान रखना है जो नॉर्मली एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखिए, पांचवें अधिवेशन में ही आप देखेंगे, यहाँ पांचवा अधिवेशन जो 14 अगस्त 1947 से लेकर 30 अगस्त 1947 तक चला है, तो इस समय जो 29 अगस्त था दोस्तों, 29 अगस्त, इन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति क्या होता है, इसके सदस्य कौन कौन थे, इस सब पे आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि प्रारूप समिति का गठन पांचवें अधिवेशन में ही हुआ है संविधान सभा के। ठीक है, देखिए, पांचवें अधिवेशन और प्रारूप समिति पे बात करने से पहले हम थोड़ा भीमराव अंबेडकर के बारे में जान लेते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिसके बारे में यहाँ चर्चा करना जरूरी हो जाता है। आइए थोड़ी सी बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर जब संविधान सभा बन चुकी थी तो संविधान सभा के प्रारंभ में भीमराव अंबेडकर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, मतलब इस बैठक में उपस्थित नहीं रहते थे। रीजन है इसके पीछे कि भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़े थे बम्बई प्रांत से। उस समय मुंबई नहीं था, बम्बई ही बोला जाता था। तो बम्बई प्रांत से जो चुनाव लड़े हुए थे, यहाँ पर वो चुनाव हार जाते हैं और हार जाने के कारण ये संविधान सभा के सदस्य उस समय नहीं बनते। फिर आगे अगली बार इनके लिए बंगाल से, बंगाल में एक जगह आप देख रहे हैं, ये जो वर्तमान अभी बांग्लादेश, जो वर्तमान बांग्लादेश है, यहाँ पर इस बंगाल में जैसुर कुलना नामक एक जगह है। यहाँ से मुस्लिम लीग की सहायता से भीमराव अंबेडकर का चुनाव किया जाता है और भीमराव अंबेडकर चुनाव जीत भी जाते हैं। फिर भी दोस्तों बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, यहाँ आप देखिए, भीमराव अंबेडकर चुनाव जीत तो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का भारत से अलग हो जाना, पाकिस्तान एक बन जाना, राष्ट्र बन जाने के कारण जिस जगह जैसुर कुलना से, जहाँ से चुनाव लड़े हुए हैं भीमराव अंबेडकर, यह जगह कट कर पहुँच जाता है, आप देख रहे हैं, वर्तमान बांग्लादेश में, यानी अभी का जो बांग्लादेश है यहाँ पर। अब जैसे ही बंटवारा हो गया तो फिर से भीमराव अंबेडकर अब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। भीमराव अंबेडकर के साथ इतनी दिक्कतें आ रही हैं, आप देख रहे हैं। भीमराव अंबेडकर बेहद ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इन्हें संविधान सभा में शामिल करना अत्यधिक आवश्यक था। आप इसके लिए देखिएगा, हमारे संविधान सभा के सलाहकार हैं बी एन राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, भीमराव अंबेडकर के पास जो है पत्र लिखकर कहा कि भीमराव अंबेडकर की जरूरत है संविधान निर्माण के लिए। तब इस कंडीशन में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो बॉम्बे प्रांत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, देखिए दोस्तों, मैं प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस समय प्रांत में जो प्रशासन करते थे, जैसे अभी मुख्यमंत्री होते हैं, उसी तरीके से इस पद का नाम प्रधानमंत्री हुआ करता था। इसलिए मैं प्रधानमंत्री शब्द का यूज कर रहा हूँ। आप ऐसा न समझें कि ये गलत है, ये बिल्कुल ही सही है। उस समय प्रधानमंत्री के ही पद से मुख्यमंत्री पद को जाना जाता था। अब जब वहाँ के प्रधानमंत्री बीजी खेर को पत्र लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर की ज़रूरत है संविधान सभा में, तब बीजी खेर ने मुंबई प्रांत, जो बम्बई प्रांत है, बम्बई प्रांत के M.R. जयकर को ये सारी बातें बताई और M.R. जयकर ने अपना इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद इस सीट से, इसी बम्बई प्रांत से भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हुए। तब जाकर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बने हैं दोस्तों। इतनी सारी विडंबनाओं से गुजरते हुए संविधान सभा के सदस्य भीमराव अंबेडकर बने हैं। अब देखिए,
भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य बन गया। और मैंने पहले भी कहा था कि 5वें अधिवेशन में ही आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, प से 5, प से प्रारूप समिति, तो 5वें अधिवेशन में ही प्रारूप समिति का गठन किया गया है। 5वें अधिवेशन के अंतिम दिन से एक दिन पहले, जो कि डेट मैंने आपको बताया है 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हो गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। अब देखिए, इस प्रारूप समिति को अगर आप देखते हैं तो इसमें कुल 7 सदस्य शामिल थे। इन 7 सदस्यों का नाम आपको याद रहे या न रहे, कम से कम 1-2 सदस्यों का नाम आपको याद रहना जरूरी है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब इन 7 नामों को याद करने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, पहला नाम जो आपके सामने है, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा, गोपाल स्वामी अयंगर। तो गोपाल स्वामी अयंगर को भी आप याद रखिएगा। पहला नाम तो ऐसे ही याद हो जाता है। दूसरा नाम देखिए, व्यक्ति को हमेशा 2 गोपाल, लाल गोपाल ही चाहिए, बाल गोपाल चाहिए। तो आप इस तरीके से कोरिलेटिंग मेथड से याद रख सकते हैं कि व्यक्ति को हमेशा 2 लाल गोपाल जो है बाल गोपाल चाहिए। तो दूसरे नंबर पे आपको इस तरीके से याद आ जाएगा एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे कि कृष्ण स्वामी अय्यर हैं। तो तीसरे नंबर से आप याद कर सकते हैं इस तरीके से कि कृष्ण, जैसे कृष्ण के बारे में तो कौन नहीं जानता है, कृष्ण यानी राधा, और राधा के बाद रुक्मिणी और स्वयं कृष्ण, तो 3 मिल गए, यहाँ पे टोटल 3 हो जाते हैं। तो आप तीसरे नंबर पे कृष्ण स्वामी अय्यर को भी याद रख सकते हैं। चौथे नंबर पे के एम मुंशी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी भी तरीके से याद करवा दूँ। आपके लिए, आपको अगर कुछ अच्छा लगता है और भी ट्रिक्स अगर ठीक ठाक लग रहे हैं तो आप उससे भी याद रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी ट्रिक को फॉलो करें। फोर्थ नंबर पे आप देख रहे हैं के एम मुंशी। के एम मुंशी जो है ये भी प्रारूप समिति के मेंबर रहे हैं। ठीक है, मुंशी जी चौथे नंबर पे हैं। और मुंशी जी जो भी होते हैं, मैं ऐसा याद करने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, मुंशी जी को हमेशा कुछ ना कुछ, हमेशा 4 पैसे आते रहे तो अच्छा है। 4 पैसे हमेशा आते ही रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि चौथे नंबर पे के एम मुंशी थे। 5वें नंबर पे आप देखिए प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं, जिनका नाम है सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। देखिए, आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं मोहम्मद साहब हैं। तो मोहम्मद साहब जो है वो 5 टाइम के नमाज के लिए, इस्लाम धर्म में 5 टाइम का नमाज होता है। जिस तरीके से हिंदू धर्म और अन्य धर्मों में लोग पूजा पाठ करते हैं, उस तरीके से शीश नवाया जाता है। उसके लिए 5 टाइम का नमाज जो है पढ़ा जाता है। तो आप देखिएगा 5वें नंबर पे आपको याद आ जाएगा कि मोहम्मद सादुल्लाह भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब छठे नंबर पे देखिए दोस्तों, छठे नंबर पे एन माधव राव है। ठीक है, एन माधव राव हैं। जब बी एल मिश्र हट गए थे अपने पद से, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस कारण से ये बीमार रहते हैं, मृत्यु नहीं होती, बीमार होने के कारण से अब इनकी जगह जो है एन माधव राव ले लेते हैं। तो माधव राव से भी आप याद रख सकते हैं। फिर आगे बढ़िए, अब देखते हैं एक 7वें नंबर पे टीटी कृष्ण रामाचारी हैं। टीटी कृष्ण रामाचारी, आप देखिए टीटी हमेशा आप जाइएगा ट्रेन से तो हमेशा आपके साथ चलते रहता है। तो 7 से टीटी से आपको याद आ जाएगा कि प्रारूप समिति के एक सदस्य में टीटी कृष्ण रामाचारी हैं। इन्होंने किनका जगह लिया था? तो खेतान, डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण टीटी कृष्ण रामाचारी जो है प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए थे। आइए कुछ बातें और आगे करते हैं। देखिए, संविधान सभा के सलाहकार बी एन राव। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ संविधान सभा के सलाहकार तो बी एन राव हैं ही। यहाँ जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ ये बेहद ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। देखिए, प्रारूप समिति जो बनाया गया था, प्रारूप का मतलब ड्राफ्ट होता है, यानी संविधान कैसा हमारा होगा। प्रारूप समिति जो बनाई गई थी, हमेशा बच्चे इस बात में गलती कर देते हैं कि प्रारूप समिति का निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि संविधान का प्रारूप तैयार करना है। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। बल्कि आपको बता दें कि संविधान सभा के सलाहकार बी एन राव है, और बी एन राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, यानी इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। और इस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए
संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रारूप समिति का कार्य प्रारूप तैयार करना नहीं था, बल्कि बी.एन. राव के द्वारा जो प्रारूप संविधान का बनाया गया था, इस पर चर्चा करने के लिए ही प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे। और भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। आइए, भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये भी आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। मनु जो है बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, इसी वजह से कानून के बहुत ही विद्वान व्यक्ति हमारे भीमराव अंबेडकर भी हैं, जिस कारण से इन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। कुछ और बातें करते हैं दोस्तों। आइए, भीमराव अंबेडकर ने 2 किताबें भी लिखी हैं। 2 किताब इनके द्वारा जो लिखी गई, एक पुस्तक का नाम है हिंदू धर्म की पहेली, इनके द्वारा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई किताब है। 12th की क्लास में भीमराव अंबेडकर पे लिखने के लिए क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में भीमराव अंबेडकर पे लिखने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पूछी जाती है, इसलिए यहाँ पर कुछ जानकारी भीमराव अंबेडकर के बारे में बता दे रहा हूँ, आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे। आइए, इनकी एक अगली पुस्तक है पाकिस्तान पर विचार, बेहद ही इम्पोर्टेंट बात है। आप देख रहे हैं, ये जो पाकिस्तान पर विचार जो पुस्तक है, ये 1940 में ही भीमराव अंबेडकर ने लिख दिया था। यानी भीमराव अंबेडकर बहुत ही दूरदर्शी प्रवृत्ति के थे। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि भारत का टुकड़ा होने वाला है और भारत और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्र बनने वाले हैं। चलिए, अब प्रारूप समिति के बारे में देखते हैं कि प्रारूप समिति ने रिपोर्ट वगैरह किस तरीके से पेश की है। 21 फरवरी 1948 को, देखिए 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस प्रारूप समिति के रिपोर्ट में 35 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। और साथ ही साथ भारत जो है 1949 में इसी, यानी जो हमारा 5वां अधिवेशन है, इसी में राष्ट्रमंडल की सदस्यता को भी ग्रहण कर लेता है। यूरोप का राष्ट्रमंडल है ये, ब्रिटेन जिसका हेड हुआ करता है, इस यूरोप के राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया है। आइए, थोड़ा सा और हम बी.एन. राव के बारे में बात करते हैं। जो बी.एन. राव हैं, आपको जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि बी.एन. राव, जिन्होंने जो संविधान सभा के सलाहकार समिति थे, इन्होंने संविधान में अपना जो भी योगदान दिया है, निःशुल्क दिया है दोस्तों। बिना किसी रुपए पैसे लिए इन्होंने संविधान लिखने में बेहद ही मदद की है। साथ ही साथ आप देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इंटरनेशनल जो कोर्ट है, वहाँ भारत के तरफ से ये पहले न्यायाधीश भी नियुक्त हुए हैं। और एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा गलती हो जाती है दोस्तों। बी.एन. राव, आपको जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे। यानी ये बिना सदस्य हुए भी संविधान लिखने में इनकी बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और साथ ही साथ आप देखिएगा, जो बी.एन. राव हैं, जो वर्तमान में अभी म्यांमार भारत का पड़ोसी देश दिख रहा है, जिसे हम पहले बर्मा कहते थे, बर्मा के संविधान लेखन में भी इनकी बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज के लिए 2